सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। देखिए, हमने हिंदी की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू की है दोस्तों, और इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने हिंदी वर्णमाला उठाया है। आज इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं हम। यानी 3 पार्ट हमने देख लिए हैं, आज इसका वर्णमाला का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर देखिए आपको लगता है कि वर्णमाला से कोई टॉपिक रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं, उससे भी हम प्रश्न ले आए। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के। देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है कठोर तालव्य, ओष्ठे, मूर्धा या दंत। तो ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। जो टा वर्ग आता है दोस्तों, ये मूर्धन्य वर्ग में आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्धा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दंतोष्ठे ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ का मतलब यह है दंत प्लस ओष्ठ दोनों से, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक। देखिए, दंते और ओष्ठे इसमें जो आता है दोस्तों वो आता है बा। ये वा जो होता है ये दंतोष्ठे ध्वनि कहलाती है। इसमें देखिए ऊपर के दांत और नीचे के होंठ शामिल होते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं वा, तो ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं। फा जो है दोस्तों ये ओष्ठे है, ये ओष्ठे है। और या, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, इचु यशानम तालव्य। तो ये इचु या शा, तो या जो आता है ये तालव्य में आता है दोस्तों। तो या का कौन सी ध्वनि है, ये तालव्य ध्वनि है। और का, ये अनेकों बार बता चुका हूं आपको, कंठे ध्वनि है। ठीक। तो हमारा दंतोष्ठ जो हो जाएगा वाह हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो इसमें देखिए 3 गलत हैं और एक ही विकल्प है जो हमारा सही है यानी शुद्ध है। क्या सा दंते है, शा मूर्धन्य है, सा तालव्य है, चा कंठ है। तो देखिए जो सा है दोस्तों ये दंते है, सही है हमारा एक पहला विकल्प। जो शा है मूर्धन्य दे रखा है, मूर्धन्य नहीं होता, इचु यशानम तालव्य। तो जो शा है दोस्तों ये होता है तालव्य। और जो सा है ये वाला, ये होता है दोस्तों मूर्धन्य, मूर्धन्य। और चा जो होता है हमारा कंठे में नहीं आता, किस में आता है, तालव्य में आता है, तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कंठे ध्वनि है। टा तो देखिए मूर्धन्य हो गई, पा ओष्ठ हो गई, शा तालव्य हो गई, जो का है यही हमारी कंठे है, यानी 35 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है या, मा, रा या ला। तो देखिए अर्ध स्वर किसे कहते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन में देखिए या, मैं, रा, ला है तो या लगा देंगे। अगर या की जगह वा होता दोस्तों तो वा लगा देते। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए अर्ध स्वर कहते हैं, देखिए अगर पूरा का पूरा अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन दे रखा हो, यानी ऑप्शन में दे रखा हो कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन दे रखा है, ऊष्म व्यंजन दे रखा है, स्पर्श व्यंजन दे रखा है, संयुक्त व्यंजन, तो उसमें से हम ऑप्शन में लगाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं दोस्तों या, रा, ला और वा। तो या और वा जो है दोस्तों ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा 36 का ए सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन में या जो दे रखा है ये सही हो जाएगा। अर्धस्वर कहलाता है या और वा दोनों ही अर्धस्वर कहलाते हैं। और ऑप्शन में इस प्रकार से दे देगा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसमें से कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं, तब हम लगाएंगे अंतस्थ व्यंजन। और अगर खोलकर दे दे तो या और वा का हम ध्यान रखेंगे कि या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म वर्ण है या, रा, लावा, ये जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं देखिए अंतस्थ। अभी मैंने आपको बताया था अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। च, छ, ज, झ ये स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन। देखिए जो च, छ, ज, झ हुए हैं ये वाला ही वर्ग जो कहलाता है संघर्ष स्पर्शी भी कहलाता है, संघर्ष स्पर्शी। इसको याद रखेंगे विशेष तौर पर, च, छ, ज, झ संघर्ष स्पर्शी कहलाता है, संघर्ष स्पर्शी। छह तिरह सिरह गया, ये क्या है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से, छह तिरह तिरह गया, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक। श, फ, सह जो है यही ऊष्म वर्ण है दोस्तों हमारे। और देखिए इनको संघर्षी, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक। देखिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना श, फ, स, ह का, तो जो
हवा है वो मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, और जैसे ही ये हवा रगड़ती है दोस्तों ये तो ऊष्मा जनरेट करती है, इस कारण को ऊष्म बल भी कहते हैं। और क्योंकि देखिए हवा एक संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इस कारण को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन एक ही है, श से स है। और संघर्ष स्पर्शी पूछे तो च छ ज झ वहाँ जो वर्ग है वाला हमारा संघर्ष स्पर्शी कहलाता है। अंतस्थ में यरा लेवा आते हैं, और संयुक्त व्यंजन में छ तिरे त्र के आते हैं। ये संयुक्त है यानी दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे जो छ है दोस्तों, ये छ ये मिलकर बना है क प्लस स है। दूंगा मैं इस तरीके का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया ही जो च छ ज झ हुआ है वह स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, यानी 38 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य व्यंजन में आता है। तो देखिए टेट है, डेड है, यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। च छ ज झ ये जो है दोस्तों ये तालव्य में आते हैं। पैफ है, वैभ है, ये दोस्तों ओष्ठ्य में आते हैं। और कैख है, गैग है, ये वाला हमारे कंठ में आते हैं, कंठ। अगला है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। देखिए अभी मैं इस पर ही चर्चा कर रहा था। अब देखिए जो ज्ञा है ये दोस्तों पूर्ण रूप दे रखा है, इसके नीचे हलंत नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाद वाले के नीचे भी हल नहीं होगा लगा हुआ। देखिए बाद वाले के किसी में भी हल नहीं है, और ये जो मिलकर बनते हैं देखिए इनके पहले वाले में हल होता, बाद वाले में हल नहीं होता। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन काट सकते हैं कि इसमें तो भाई हल है ही नहीं पहले वाले में, तो ये नहीं हो सकता। अब इनमें हल है कि ये ग प्लस न से मिलकर बनता है, ये ज वह से बनता है, क्या ये ग से बनता है। तो ये जो मिलकर बनता है दोस्तों ज और वह से मिलकर बनता है ग। छह मैंने आपको बताया किससे मिलकर बनता है। छह जो बनता है देखिए ये बनता है दोस्तों का के नीचे हल प्लस स से। ये चार संयुक्त व्यंजन है, याद रखेंगे। जो त्र बनता है तय के नीचे हल है और जमा र से बनता है। और इसके बाद देखिए सिरा है हमारा, जो ये बनता है तालव्य शास है और जमा रासा बनता है। और इसके बाद ये जो ज्ञा है ये जय के नीचे हल है और वहां से मिलकर बनता है। तो हम ये चारों याद रख लेंगे, छह तिरे से गए। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, अगर जैसे छह का वर्णमाला में क्रम पूछे कि छह किस वर्ण के बाद आता है, त्रे किस वर्ण के बाद आता है, सिरे किस वर्ण के बाद आता है, ज्ञ, यानी हिंदी शब्दकोश में ये जो वर्ण हैं ये किन वर्णों के बाद आते हैं। तो देखिए ये जिनसे मिलकर बनते हैं पहले वाले, तो उन पहले वालों के ही तुरंत बाद आते हैं। अगर छह का क्रम पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में छह का क्रम किसके बाद आता है, तो वह क्या के बाद आता है, यहाँ पर होगा ये छह। जो त्रय आता है वो तय के बाद आता है, सिरय श के बाद आता है, और ज्ञ का जो क्रम होता है वो ज के बाद होता है। इसकी सहायता मिलेगी हमें, जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं और पूछे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों का क्रम बताइए, तो वहां पर इसकी हमें सहायता मिलेगी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो छह है कक्षा वाला, ये क्या के बाद इसका क्रम होता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि जिनसे मिलकर बनते हैं ये तुरंत उसी के बाद आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आज से अघोष आगे से आगे वाले मैंने आपको बताया था, और अघोष में आपको बताया था आगे वाले पहला और दूसरा और सा का मतलब है तीनों शा, यानी शा, सा और सा, ये अघोष में आते हैं। तो पहला और दूसरा देख लेंगे। चा पहले में ही आता है दोस्तों, च छ ज ये तीसरा है, ये नहीं आगा। और च छ ज झ ये चौथा है, और ट ठ ड ये तीसरा है। तो हमें तो पहला और दूसरा चाहिए था अघोष में, तो च ही पहला है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? तो देखिए अघोष तो होते हैं पहला और दूसरा, और जो घोष या सघोष होते हैं तो कौन कौन से बचे? तीसरा, चौथा और पांचवा बचे। ठीक, तो इसमें देख लेंगे दोस्तों, जो प है ये पहला है, त थ जो है ये देखिए दूसरा है, प फ ब ये तीसरा है, और जो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों ये भी किस में आते हैं? मैंने अभी बताया था 12 स, यानी तीनों सा किस में आते हैं? तो तीनों सा आघोष में आते हैं, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो हमारे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा किस में आ रहा? बा जो है तीसरा लेटर है अपने वर्ग का। तो कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 42 का। अगला प्रश्न है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा?
इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वर्णों को स्वर व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह। तो देखिए जो अयोगवाह है दोस्तों, इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अयोगवाह कौन से हैं? तो जो हमारा देखिए अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। तो ये इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, अयोगवाह को, अनुस्वार और विसर्ग को। अगला प्रश्न है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह या अनुस्वार? तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें कि उच्चारण जो है जिनका स्वर व्यंजन के बीच माना गया है वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या कारण है? तो देखिए जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो जो जीभ है हमारी, जीभ वो किसी भी मुख के किसी भाग को भी टच नहीं करती है जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं। तो चाहे आप उच्चारण करके देख लें। और इसके बाद देखिए जो व्यंजन है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है, और जिसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण भी किया है कि मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है, कंठ्य है, इस प्रकार से। तो व्यंजन में तो जीभ जो है वो टच करती है, सही है। और जो अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, इसमें जो जीभ है हमारी, वो ना ही पूरी तरीके से देखिए टच करती है और ना ही पूरी तरीके से स्वतंत्र रहती है, बल्कि बीच में रहती है। और यही कारण है जो अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, इनको ईसत ईसत स्पर्शे व्यंजन कहा जाता है। ईसत स्पर्शे का मतलब होता है हल्का सा छूने का प्रयास करना। देखिए हल्का सा छूने का प्रयास करना, प्रयास करना। यानी कि जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ना ही जीभ पूरी तरीके से मुख के किसी भाग को टच करती है और ना ही स्वतंत्र रहती है, मतलब हल्का सा छूने का प्रयास करती है। और यही कारण है अंतस्थ व्यंजन को ईसत स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, ईसत स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है, किनका? अंतस्थ व्यंजन का। यानी 44 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 का ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो देखिए अल्प प्राण में जो आते हैं दोस्तों, पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आते हैं हमारे अल्प प्राण में। तो महाप्राण में कौन से बच्चे? 2 और 4 ये आए दोस्तों महाप्राण में। प्राण का मतलब यहाँ वायु से है, यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख कम बाहर निकलती है, तो अल्प प्राण ज्यादा निकलती है, तो उनको महाप्राण कहा जाता है। जो ख है दोस्तों यह है दूसरा, कै ख ग है तीसरा और घ है देखिए चौथा और ट ठ है दूसरा। तो हम देखेंगे 2 और 4 तो महाप्राण है, तो ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 45 का बी। यानी अल्प प्राण कौन सा है? ग जो है हमारा अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? 3 स्टार लगा लेंगे दोस्तों। पार्श्विक ध्वनि हमारी लय होती है, यानी 46 का बी सही हो जाएगा, इसको याद रख लेंगे, सही है। पार्श्विक ध्वनि लय, ये याद करने का क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण है? तो देखिए लुंठित भी एक ही वर्ण है दोस्तों, र। तो हमारा 47 का बी सही हो जाएगा। इसको लुंठित भी कहते हैं और इसको प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित वर्ण। तो लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण किसको कहते हैं? रे को कहते हैं। 47 का बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण है? य, स, है, यड़ है? तो देखिए काकल्य वर्ण जो है हमारा हा हो जाता है इस ऑप्शन के अनुसार, तो 48 का सी सही हो जाएगा। काकल्य वर्ण दोस्तों 2 हैं, एक है हमारा हा और दूसरा है दोस्तों विसर्ग। तो इन दोनों को याद रख लेंगे, काकल्य वर्ण। तो काकल्य वर्ण में हा और विसर्ग जो आते हैं ये काकल्य वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न है, रा का विवरण है? तो देखिए रा का विवरण यानी इसमें से कौन से सही है, इसके अनुसार में बताना है। मैंने देखिए बात आपको बताया था, रा वर्षय है, ये सही है। लुंठित अभी हमने चर्चा की थी कि लुंठित या प्रकंप है। सघोष की अगर बात करें तो देखिए आघोष में जो आते हैं दोस्तों वो तीनों श आते हैं, और सघोष में जो आते हैं, सघोष में हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ और हा आता है। तो देखिए अंतस्थ ही होता है या रा लावा, तो ये भी सही है हमारा। यानी वर्त से भी है, लुंठित भी है और सघोष भी है। अल्प प्राण और महाप्राण की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण में ही आते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। यानी
महाप्राण में तो 2 और 4 आते हैं, अल्पप्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अघोष में पहला और दूसरा आते हैं और महाप्राण में 2 और 4 आते हैं। तो देखिए जिसके मध्य में कोई नहीं है उसके मध्य में अंतस्थ है ही नहीं। अंतस्थ का मतलब होता है मध्य वाला। तो जिसके मध्य में देखिए कोई वर्ण आ रहा है यानी 3 वाला, तो समझ लेना अंतस्थ उन्हीं के साथ होगा, 2 वालों के साथ नहीं आएगा। जैसे अघोष में अंतस्थ नहीं आएगा, सघोष में चला जाएगा, ऐसे ही महाप्राण में 2 ही आते हैं, 2 और 4, तो इनके मध्य में कोई नहीं है यानी अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है मध्य में नहीं है, तो इसका मतलब भी ये किस में चला जाएगा, अल्प प्राण में चला जाएगा। तो रा किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में आ जाएगा। पार्श्विक नहीं है, हम ये जो रा है संघर्षी नहीं है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, तो इसका मतलब हमारा 49 का ए सही हो जाएगा। ठीक।